जिस खतरे की आशंका पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही थी, आज वो सच हो ही गई। दुनिया के 28 देशों में ओमिक्रॉन पहुंचने के बाद आज भारत ओमिक्रॉन संक्रमण के केस वाला 29वां देश बन गया है। देश में दो ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद से ओमिक्रॉन को लेकर देश में अलर्ट और बढ़ा दिया गया है। अट्ठाईस देशों में खतरे का दूसरा नाम बन चुका कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है दक्षिण भारत में। देश में 2 लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी आज देश को दी गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित दोनों मरीज फिलहाल बेंगलुरु में हैं। दोनों ही मरीज दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं, जो कारोबार के सिलसिले में भारत आए थे। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। जैसा कि WHO से लेकर भारत सरकार तक कह रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना तेजी से फैलता है। लिहाजा अब ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों के कांटेक्ट में आने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बेंगलुरु नगर निगम के मुताबिक 66 साल के संक्रमित मरीज के प्राइमरी कांटेक्ट में 24 लोग आए थे, जबकि सेकेंडरी कांटेक्ट में 240 लोग आए थे। इन सभी की जांच हुई और सभी निगेटिव हैं। वहीं दूसरे के मरीज के प्राइमरी कांटेक्ट में 13 लोग और सेकेंडरी कांटेक्ट में 205 लोग आए थे। इस शख्स से मिले 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और उन संक्रमितों से मिले 2 लोग संक्रमित मिले और फिलहाल सभी आइसोलेशन में। हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है उनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं मिला। फिर भी सरकार ने लोगों से अपील की है, जैसे पहले सावधानी और सतर्कता बरत रहे थे, उसे फिर से अमल में लाना शुरू कर दें। हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। भारत समेत कुल 29 देश अब तक ओमिक्रॉन की जद में आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद बूस्टर डोज की मांग भी उठ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि बूस्टर डोज के लिए स्टडी की जा रही है, उस पर फैसला आगे लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितनी तेज़ी से ये फैलता है, इससे कैसे बचें, ये बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त आपको परेशान कर रहे होंगे। और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए इस वक्त एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोवैक्सीन रिसर्चर और प्रोफेसर हैं एम्स से। डॉक्टर OP यादव हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर सूर्यकांत सदस्य हैं यूपी कोरोना टास्क फोर्स KGMU से। और डॉक्टर अरविंद कुमार चेयरमैन हैं चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, सबसे पहले तो ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट? क्या ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है? फैलता तो बहुत तेजी से है, ये जानकारी तो दी जा रही है। और सिम्टम्स इसमें कैसे होते हैं, वो डेल्टा वेरिएंट से ही मिले जुले हैं? मीमांसा जी, जब भी हम किसी नए वेरिएंट को देखते हैं तो उसमें 4 मेन मुद्दे हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। नंबर 1, उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है। नंबर 2, उसमें जो डिजीज हो रही है उसकी सिवियरिटी कितनी है। नंबर 3, वो मॉर्टेलिटी को कम कर रहा है या मॉर्टेलिटी ज्यादा है। और चौथा, जो बहुत अहम पहलू है, कि हमारी जो वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसको ये वायरस इवेड कर पा रहा है कि नहीं। ये 4 मेन मुद्दे हैं जिस पर आगे ये कितना सीरियस प्रूव होगा यह डिपेंड करता है। अभी इन चारों में से पहले सवाल का जवाब जरूर साउथ अफ्रीका से आया है कि यह करीब करीब 5 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है
दूसरे सवाल के बारे में बहुत ही अर्ली सूचना है कि शायद इससे माइल्ड डिजीज है, लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका का डेटा देखें तो पिछले 3-4 दिनों में जहां उनके नंबर्स 4-5 गुना हो गए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है। तो हम जानते हैं कि कोविड में कई बार हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंड वीक में एक्चुअली होता है। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना बाकी है, और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अभी भविष्य के गर्त में छुपा है। तो कुल मिला के अभी डेटा बहुत ही प्रिलिमिनरी है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि यह एक खतरा फिर से वापस आ गया है। हमारे देश में पिछले महीने में कुछ महीनों में सेकेंड वेव से उबरने के बाद धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल पे लौट रही थी, लेकिन अब फिर से जो आप ये इसमें विजुअल्स दिखा रहे हैं, मास्क पहनना, हाथ साफ करना, भीड़ ना इकट्ठा करना, बंद कमरों में लोगों का इकट्ठा ना होना, और सबसे जरूरी कि जिन लोगों ने सेकेंड डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है वो सेकेंड डोज लगवाएं, और जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है वो तुरंत अपनी फर्स्ट डोज लगवाएं। ये सारी की सारी चीजें आज ओमिक्रॉन की वजह से फिर से सेंटर स्टेज पे वापस आ गई हैं। जी, आपने वैक्सीनेशन की बात की। डॉक्टर संजय राय को वैक्सीन रिसर्चर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी? ये अब नया वेरिएंट है। हाँ, नया वेरिएंट है जो हमारे यहाँ वैक्सीन ले रही है, स्पेशली कोवैक्सीन जो है नेचुरल इम्यूनिटी जैसे मिलती है, वैसे नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी मिलती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलती है, वैसे ही इससे भी मिलती है, क्योंकि यह होल वायरस को ही होल विरियन किल वैक्सीन है, अलग प्लेटफॉर्म यूज होता है, उसी को किल करके वायरस को कल्चर करते हैं, किल करके देते हैं। तो जो थ्योरेटिकल अगर मैं कहूँ कि बाकी कुछ वैक्सीन से इम्यूनिटी बाईपास होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसा कि अभी WHO ने भी जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब 26 को इसको डिक्लेयर किया, उस दिन उसने 2 कहा। एक तो कहा कि चांसेस हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस है, इसीलिए 2 दिन में उसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कहा, और दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न करने के पीछे उन्होंने जो रीजन दिया था कि चांसेस हैं कि इम्यूनिटी को जो है बाईपास कर दे, तो इम्यूनिटी स्केप होने के चांसेस हैं। हो सकता है अगर, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस इस टाइप के वायरस में होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे, नहीं पहला नहीं अंतिम म्यूटेशंस हैं, होते रहेंगे, लेकिन हो सकता है इस म्यूटेशन का जो है कितना प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखना है। जो अभी तक देखने में, थ्योरेटिकली मैं बात करूं कि अगर स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है उनको अगर बाईपास कर भी देता है तो थ्योरेटिकली कोवैक्सीन से जो है ज्यादा जो है बेटर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। या चाइना की है, उन्होंने खुद ही, चाइना ने भी कहा है कि उनकी जो है वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है। चलिए, आप कह रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी मिल जाएगी और आप काफी इस बात को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, लेकिन हमारे देश में अभी भी 49% हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है डॉक्टर सूर्यकांत अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन इसी सवाल का जवाब मैं ले लेती हूं डॉक्टर ओपी यादव आपसे। 49% हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो अभी हमें क्या बहुत अब युद्ध स्तर पर यह वैक्सीनेशन जो अभियान जो हमारे देश में चल भी रहा है उसे अब और तेज गति देने की जरूरत है? जी हाँ, आंसर आपके सवाल का बिल्कुल बहुत बड़ा यस है। डॉक्टर अरविंद कुमार ने ये पहले क्लियरली बताया है कि वो तीनों चीजें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क है, जो एक तरीके की नेचुरल वैक्सीनेशन है, वो करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ना कि सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डोज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अब हमें बूस्टर डोज का भी सोचना पड़ेगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें अब हमें बूस्टर डोज भी देने का सोचना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें वैक्सीनेशन को ज़्यादा तवज्जो दें। और आपका जो सवाल पहले पूछा गया था उसमें एक तो ये होल वायरस है कोवैक्स में, लेकिन कोई भी वैक्सीन अगर आप यूज करते हैं उसमें एक एलिमेंट होता है जो हम कहते हैं सेल्युलर इम्यूनिटी। तो अगर ये एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी को एस्केप भी कर लेता है तो शायद सेल्युलर इम्यूनिटी को एस्केप नहीं करेगा, तो वैक्सीन की एफिशिएंसी थोड़ी कम जरूर हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होनी चाहिए।
जी, और आप चूंकि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं जैसे डायबिटीज है, वो हमेशा हाई रिस्क जोन में होते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे आज? उनके लिए बहुत जरूरी है बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा अपनी कोई भी दवाई को ना छोड़ें, अपनी दिनचर्या को कंट्रोल में रखें। जब कभी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है लॉकडाउन या किसी इस तरीके से, तो आप देखते हैं कि लोगों का खान पीन गड़बड़ हो जाता है, एक्सरसाइज लेवल कम हो जाते हैं, और हमने कोविड के सेकेंड वेव में देखा कि लोगों के वेट बढ़ गए हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर चले गए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गए हैं, शुगर बढ़ गए हैं। तो उन्हें बहुत जरूरी है कि वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, खान पीन का ध्यान दें, धूम्रपान से बचें और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। जी, डॉक्टर अरविंद कुमार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये रूप बदल रहा है, लेकिन कोई ना कोई नया रूप आ जाता है, इतने म्यूटेशंस उसमें हो जाते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और पता नहीं आपकी बॉडी में घुसकर वो किस तरह से बिहेव करे। तो कैसे इससे बचाव किया जाए? मीमांसा जी, जब तक हमें और कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तब तक जो अब तक के कोविड में जो प्रूव्ड तरीके हैं, हमें उनका ही 100% इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर यादव ने कहा कि यह हो सकता है कि इम्यूनिटी को कुछ हद तक इवेट करे, लेकिन मैं 100% इस बात से कन्विंस्ड हूं और लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वैक्सीन इस ओमिक्रॉन को भी रोकने में या डिजीज की सिवियरिटी को कम करने में जरूर कारगर प्रूव होगी। इसलिए प्लीज आप वैक्सीन को हल्के में ना लें। जिसने भी वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, और ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, वो कल सुबह ही जाके सेकेंड डोज लगवाएं, और जिसने एक भी डोज नहीं लगवाई है वो कृपया कल सुबह ही जाके फर्स्ट डोज लगवाएं। और उसके साथ साथ जो लोगों में पिछले चंद महीनों में कॉम्प्लेसेंसी आई थी कि शायद कोरोना चला गया, प्लीज अगले कुछ हफ्तों के लिए उसको ताक में रख के मास्क लगाना कि घर की दहलीज को मास्क के बिना किसी कीमत पर पार नहीं करेंगे। बंद जगहों में पार्टियां या ऐसी मीटिंग्स नहीं करेंगे। जहां तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और हाथ धोते रहेंगे। इन 5 पिलर्स को 100% कंप्लायंस अभी शुरू कर देना चाहिए। मीमांसा जी। और डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जैसे वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं आप सभी लोग कि वो बहुत जरूरी है जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है, लेकिन जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं और काफी वक्त अब हो चुका है, क्या अब जो एंटीबॉडीज उनके अंदर बनी होंगी क्या वो कम नहीं होंगी, और क्या उन्हें बूस्टर डोज की अब जरूरत नहीं है? देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो जिन लोगों को एंटीबॉडीज बनी है 2 तरीके से बनी है। कुछ लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा बनी है, कुछ लोगों को वैक्सीन के द्वारा बनी है। तो इसमें यह समझना पड़ेगा, जिनको वैक्सीन के द्वारा बनी है एंटीबॉडी जरूर है, और 2 उसमें चीज होती है, एक एंटीबॉडीज बन रही है और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो कई बार अगर एंटीबॉडीज डिक्लाइन भी होती है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी उसमें रोल होता है, जिसके बारे में पूरी तरीके से भी स्पष्टता नहीं है। हम नहीं बता सकते कि कितने दिन तक वो एंटीबॉडीज रहेंगी। काफी सारे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी मिली हुई है, और ये देखा गया है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन से अभी तक एंटीबॉडीज बनी है वो भी काफी कारगर है और काफी लंबे समय तक जो है एंटीबॉडीज बनी रहती हैं। तो इसमें जहां तक आप वैक्सीन की बात कर रही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर एंटीबॉडीज का लेवल डिक्लाइन भी हो रहा है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो उसका भी कहीं ना कहीं रोल है, और उस बारे में अभी भी इस चीज का अध्ययन चल रहा है कि कितने दिनों तक जो है एंटीबॉडीज प्रभावी रूप से रहती हैं और कितने दिनों के जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। और इनके बेसिस पे कुछ जो दुनिया के देश हैं उन्होंने बूस्टर डोज की भी बात स्टार्ट की है, और उसके बारे में रिसर्च चल रही। कुछ जगह उन्होंने बूस्टर डोजेस को देना स्टार्ट किया है, और उसका सिद्धांत यही है कि उनको लगा कि एक निश्चित समय के पश्चात जो है वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडी है वो कुछ डिक्लाइन हुई है, और उस संदर्भ में दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है कि सच में हमें बूस्टर डोज की जरूरत है। अगर जरूरत है तो किन लोगों को जरूरत है, क्या सारी पॉपुलेशन को जरूरत है या सर्टेन ग्रुप्स हैं उनको जरूरत है, तो उस बारे में
जैसे जैसे हमें रिसर्च के द्वारा मालूम चलता रहेगा उस तरीके की सिफारिश जो है सरकार के द्वारा की जाएगी कि अपने देश में बूस्टर डोज की जरूरत है, दोबारा देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जो तथ्य अभी के लिए है, जैसा कि हमसे पहले सारे पैनलिस्ट ने बताया कि ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है वो वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन से जो सीवियर डिजीज है उसके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अगर इन्फेक्शन होगा भी तो आपकी मृत्यु की संभावना कम है, सीवियर डिजीज की संभावना कम है। तो मेरा जो सुझाव है वो यही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो जरूर वैक्सीन लें, और साथ ही साथ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको सारे लोग एडवोकेट कर रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं, उसको लें। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लेके सतर्क रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जरूरत है वो सतर्कता की जरूरत है। आप अगर सतर्क रह के और ये देखेंगे कि इस प्रकार से हम जो अपनी नॉर्मल जिंदगी है उसको जी सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। आपने सही कहा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो प्रोटोकॉल है हम उसका पालन करते रहें। और डॉक्टर अरविंद, आप पहले भी बहुत एक्सरसाइजेस बताते रहे हैं, जो कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, अपनी लंग कैपेसिटी किस तरह से बढ़ाई जाए, और इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है की वर्ड होता है इससे निपटने के लिए, अब चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को एक बार फिर से उन्हें वो रिमाइंड करने की जरूरत है। बार बार हम भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो एक बार फिर से उन्हें जरूर याद दिलाइए आज। मीमांसा जी, जो एक्सरसाइजेस की हमने बात की थी आपके शो पे, हमने लाइव भी दिखाया था, वो उन लोगों के लिए था जिनको कोविड हुआ है और वो अपने लंग के इन्वॉल्वमेंट के बारे में चिंतित थे। आपको याद होगा सेकेंड वेव में लोग बहुत बुरी तरह से अपने आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सीटी स्कैन्स वगैरह करा रहे थे। तो उस समय मैंने वो एक्सरसाइजेस करके आपको दिखाया था कि अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम आप एक क्रूड मेजर ऑफ योर लंग स्टेटस के रूप में यूज कर सकते हैं। और वो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आप आराम से बैठ जाएं और मुंह खोल के एक लंबा सा सांस अंदर लें। जितनी लंबी सांस आप अंदर खींच सकते हैं उसे खींचें, उससे आपके लंग्स पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं। और खींच के फिर उसको जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकें, जिसे हम ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं। ये अगर 40 सेकंड से ऊपर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल लंग्स की स्टेटस शो करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे कोई आपको अभी डायरेक्ट फायदा होगा, लेकिन ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी को सुदृढ़ करेगी, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी मदद आपको ये इन्फेक्ट होने से रोकने में भी करे। और डॉक्टर अरविंद, ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं, सबसे पहली चीज है स्मोकिंग। वो कोई भी लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो उनकी इम्यूनिटी को किल करता है, उसको प्लीज इस समय छोड़ दें, ये एक अच्छा मौका है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं वो भी आपकी इम्यूनिटी कम करता है। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसमें बहुत सारी हाई कैलोरीज लेते हैं, बहुत सारे तेल वाले फैट वाले चीजें लेते हैं और पुराना खाना जो बार बार माइक्रोवेव में बनाया गया है वो सब जंक फूड लेते हैं, यह भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है, इम्यूनिटी करता है। तो फ्रेश फ्रूट्स लेना, पानी 2-2.5 लीटर प्रतिदिन लेना, फ्रेशली कुक्ड घर का खाना और बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन सबकी चीज हो। और जो हाई कलर्ड वेजिटेबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ आप विटामिन्स और जिंक पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। क्या अब लोगों को एक बार फिर से इनका सेवन शुरू कर देना चाहिए सप्लीमेंट्स के रूप में? जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो तो हैं। मीमांसा जी, मैंने कई बार आपकी चैनल पे ये बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है और वो एक हेल्दी नॉर्मल बैलेंस डाइट खा रहा है, बीमार नहीं है, मैं नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो हेल्दी डाइट ले रहा है, उसको किसी तरह के विटामिन या जिंक सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन ए, विटामिन सी या कोई भी जिंक सप्लीमेंट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस्ड घर की डाइट में हमारी डेली रिक्वायरमेंट के सारे विटामिन समुचित मात्रा में आते हैं। इनफैक्ट सेकेंड वेव के दौरान ये शो किया गया था कि कुछ लोगों ने एक्सेसिव मात्रा में जिंक लिया, उससे उनको नुकसान हो सकता है। अगर आप बीमार हैं, बीमारी से रिकवर हुए हैं, बहुत वृद्ध हैं या किसी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, तब तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जो एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहा है
उसको किसी तरह के विटामिन या जिंक सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। मीमांसा जी। जी डॉक्टर सूर्यकांत, आप बच्चों के लिए भी आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हालांकि डॉक्टर अरविंद काफी जानकारी दे चुके हैं कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बच्चे क्योंकि वो तो वैक्सीनेट भी नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मीमांसा जी, सबसे ज्यादा जब से सेकेंड वेव थोड़ी कम हुई है तब से ज्यादा, और उसके दौरान भी सबसे ज्यादा चुनौती बच्चों ने झेली है, क्योंकि अभी तक कोई बच्चा वैक्सीनेट नहीं हुआ है। तो मेरी तो दरखास्त है कि भाई बच्चों की वैक्सीनेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत है। हमने अभी जो वैक्सीनेशन किया है वो एक बैलेंस वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन तो है और चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन 18 साल के नीचे वाला वो बिल्कुल शून्य है, 0 है। तो डॉक्टर सूर्यकांत से हमारे यहाँ पर संपर्क टूट गया, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही था और हमारी कोशिश थी कि आपको जागरूक किया जाए। आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। तो मास्क जरूर पहने जब भी आप कभी बाहर जाएं, चाहे ऑफिस जाएं, चाहे मार्केट में जाएं, बाहर आपको किसी वजह से निकलना है तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.